नमस्कार साथियों। गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त प्रकाश डांगी आपके लिए नेक्स्ट क्लास के रूप में पी ब्लॉक एलिमेंट का जो 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उसकी क्लास को लेकर आया हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट में 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था। आज की क्लास के माध्यम से 14 ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये सारी तमाम चीजें अपने को इस क्लास के माध्यम से आज समझनी है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट। कौन सा 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट, और ये अपना क्लास नंबर 2 है पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक की जब भी हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 NP1 से लेके कितना होता है 6। 13 ग्रुप अपन पढ़ चुके हैं। 13 ग्रुप अपन क्या पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो आज जिसकी बात करेंगे अपन वो ग्रुप नंबर कौन सा है, 14 ग्रुप है। कौन सा है, 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है साहब NS2 और NP2। NS2 और NP2। इसका कहने का मतलब ये है कि इसके बाह्यतम कोश के अंदर, बाह्यतम यदि जो ऑर्बिट की बात करें तो उसके अंदर P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और P ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फील होने के कारण ही इनको अपन ने किस में रखा है, P ब्लॉक में रखा है। किस में रखा है, P ब्लॉक। इसको कार्बन परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कार्बन परिवार। मतलब ये कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली के अंदर अपन यदि बात करें तो ये का, सी, गए, शंकर और ये है प्रभु। इसका कोड की बात करें तो अपन सी से काशी हो सकता है, शंकर ये हो जाएगा, का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास सी हो जाएगा, काशी गए, और ये हो जाएंगे अपने शंकर भगवान, शंकर, और ये हो जाएगा अपना अपने प्रभु। इस कोड से भी आप इन एलिमेंट को याद कर सकते हैं। इस समूह में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरोवियम भी शामिल है। फ्लोरोवियम भी शामिल है। मोस्टली अपन इन्हीं जो 5 हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनको अपन पढ़ते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, किसकी बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हीलियम का, ये हीलियम अपने पास 2 है, इसका 10 होता है, इसका 18 है, इसका 36 है, और इसका कितना है 54। मैंने आपको कहा था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अपने को जो 4th पीरियड है, 4th, 5th और 6th पीरियड है, उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 4th पीरियड के अंदर डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, और वैसा का वैसा 5D के अंदर और 6D में आते हुए ही अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भर जाएगा, 5 में भर जाएगा। और आपको पता ही है कि 5 की जो पुअर शेडिंग इफेक्ट होती है, जिस कारण जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनर पीरियड इफेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 अंकों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जैसे मान लो यदि मैं 3rd पढ़ाऊंगा, जब मैं 15 ग्रुप में पढ़ाऊंगा तो जहां ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है वहां पे 3 कर देंगे। जब मैं 16 पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। सेम एज इट इज 5 कर देंगे, और सेम एज इट इज क्या कर देंगे, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि याद करना है तो आप 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर दिए, और एक एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक के अंदर बढ़ाते जाइए, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। सेकेंड, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की जब भी हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट को मतलब ये कहा जाता है कि इट इज अ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। और सामान्यतः ये ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी शो करती है, +2 करती है, और कितनी करती है, +4 करती है, और कितनी करती है, +2। मतलब ये 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं कर सकती है, +4 भी कर सकती है, और ये कितनी, +2 भी कर सकती है। अक्रिय युग्म प्रभाव, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को अपन अक्रिय युग्म प्रभाव भी बोल सकते हैं। यह ऊपर से नीचे जाने पर +4 की स्थिरता कम होती है और +2 की स्थिरता बढ़ जाती है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि पीबी जो है Pb+2 स्टेट के साथ, Pb+2 स्टेट के साथ सबसे अधिक स्थायी होता है और +4 की तुलना में, जबकि Pb+4 एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है। अब +2 Pb जो है वो +2 में ज्यादा स्थिर है और +4 के अंदर क्या है, कम स्थिर है। इस कारण Pb+4 एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट कहलाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। कार्बन जो है वो -4 से +4 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बन जो है वो -4 से +4 के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया होगा, ऑक्सीकरण स्टेट पता चल गया होगा। नीचे जैसे जाते हैं भारी तत्वों के अंदर वो हमेशा 2 से क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, और जैसे ही 2 से कम हो जाएगी तो वो ज्यादा स्थिरता शो करेगी, जो ज्यादा स्टेबल होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, परमाणु आकार। परमाणु आकार की जब भी बात करें, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। अब सबको आपको पता ही होगा कि कार्बन से जैसे ही अपन लेड की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो अपने पास परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये अपन कार्बन से जब भी लेड की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब साइज बड़ा हो जाएगा तो इसकी त्रिज्याओं के मान भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन सिलिकॉन से लेड तक बहुत कम वृद्धि होती है, जो डी इलेक्ट्रॉनों के खराब परिरक्षण प्रभाव के कारण होती है। मतलब कि जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके त्रिज्याओं के मान बढ़ने चाहिए, लेकिन सिलिकॉन से लेड की तरफ जाएंगे, सिलिकॉन से किस तरफ जाएंगे अपन, लेड की तरफ। जैसे कार्बन, काशी, गए, शंकर और प्रभु, जैसे अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन सिलिकॉन से लेड तक, सिलिकॉन से जब भी अपन लेड की तरफ जाएंगे तो इसके मानों में बहुत कम वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, और जब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगी तो उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको अपन बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। समूह 13 की तुलना में ये अधिक होती है। 13 की तुलना में 14 की ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन जाएंगे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमेशा जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसका साइज जो है वो अपने पास कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा साइज तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 13 की तुलना में इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। 14th एलिमेंट है जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, कितने से, 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट से। of 13 element of ionization enthalpy। थर्टीन ग्रुप की बात करें अपन, 13 ग्रुप की बात करें, समूह 13 की तुलना में, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आती है अपने पास कौन सा, विद्युत ऋणात्मकता। कौन सी आएगी अपने पास, विद्युत ऋणात्मकता, जिसे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षक में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसे अपन बोल सकते हैं कौन सी, विद्युत ऋणात्मकता। कार्बन से सिलिकॉन तक तो ये घटती है, लेकिन सिलिकॉन से लेड तक लगभग ये स्थिर रहती है। लगभग ये कार्बन से सिलिकॉन आएंगे तब तक तो ये क्या करेगी, घटेगी, लेकिन सिलिकॉन से जैसे लेड की तरफ जाएंगे
तो ये लगभग क्या रहती है अपने पास है, स्थिर रहती है। लगभग क्या रहेगी, ये स्थिर रहेगी। नेक्स्ट आएगा अपने पास धात्विक गुण, जिसे मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। मेटेलिक का कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बनाने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन क्या है, अधातु है। जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। जर्मेनियम क्या है, उपधातु है, ये मेटेलॉइड्स कहलाती है। टिन और लेड, टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन। टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन। और लेड जो है वो सारी क्या है, दोनों क्या है अपने पास धातु है। दोनों अपने पास क्या है, ये धातु। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए बात करें तो सबसे पहले आता है गलनांक। सबसे पहले कौन सा आएगा अपने पास, गलनांक। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ये कैसे हो जाते हैं, घटते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। लेकिन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के कैसे होते हैं, ये उच्च होते हैं। लेकिन अपन जब भी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे, तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास अपर रूपता। कौन सी है, अपर रूपता। अपर रूपता मतलब कार्बन, अपर रूप की मतलब अपने पास जो फिजिकल स्टेट होती है वो सारी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी, अलग। जैसे कार्बन है, कार्बन के कितने अपर रूप है, एक तो हीरा है, एक ग्रेफाइट है, एक फुलरेन है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन अपर रूपता दर्शाते हैं, लेकिन कौन सा अपर रूप नहीं दर्शाता, वो है कौन सा, पीबी। पीबी क्या कोई भी अपर रूप नहीं है। जबकि कार्बन के, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन ये चारों अपर रूप दर्शा सकते हैं। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि अपर रूप की बात करें तो सबसे पहला अपर रूप जो कार्बन का है उसे अपन बोलते हैं कौन सा, हीरा। क्या बोलते हैं इसको, हीरा। हीरा मतलब है अपने पास कौन सा, डायमंड। डायमंड, हीरा में क्रिस्टलीय जालक होता है। जो हीरा होता है, जो डायमंड होता है, वो एक कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसमें प्रत्येक परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज, तथा चतुष्फल के ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। मतलब चतुष्फल के ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितनी होती है, 150 पिकोमीटर होती है। जो हीरे के अंदर, जो डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड पाया जाता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ की बात करें हम तो वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है, बी वाला जो है अपने पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट परतीय की संरचना होती है। ये परतें वांडरवाल्स बल, कौन सा बल होता है इन परतों के बीच में, वांडरवाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती है। षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2। जबकि डायमंड के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 सिग्मा बंध बनाता है। कितने सिग्मा बंध बनाता है, ये 3 सिग्मा बंध बनाता है। कितने सिग्मा बंध बनाता है, ये 3 तो सिग्मा बंध बनाता है। और एक हमेशा कौन सा बंध बनाएगा, पाई बंध बनाएगा। एक हमेशा कौन सा बनाएगा, पाई बंध बनाएगा। 3 तो हमेशा बनाएगा सिग्मा बंध और एक हमेशा बनाएगा पाई बॉन्ड। एक हमेशा कौन सा बनाएगा, पाई बंध बनाता है। तो ये था अपने पास कौन सा, ग्रेफाइट। और इसकी एक बात मैं बताऊं तो ये ग्रेफाइट जो है ना, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि
कार्बन का ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जो विद्युत का सुचालक होता है? डायमंड कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। सुचालक क्यों है? क्योंकि विद्युत सुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो एक दूसरे एक इधर की तरह इधर के उधर, इधर से उधर जाए चला जाएगा, और चला जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? जनरेट करेगा। अपर डायमंड के अंदर तो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसके अंदर होता है sp2। फिर तीसरा जो आता है अपने पास, उसका नाम है अपने पास फुल रिंग। कौन सा है तीसरा जो आएगा अपने पास, उसका नाम है अपने पास फुल रिंग। कौन सा? फुल रिंग। फुल रिंग कार्बन का शुद्धतम रूप है। मतलब आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सब कार्बन के एलोट्रॉप में से सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो उसे अपन बोल सकते हैं कौन सा? फुल रिंग बोल सकते हैं। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? फुल रिंग है, क्योंकि फुल रिंग में किसी प्रकार का झूलता बंध नहीं पाया जाता। मतलब इसके अंदर डेंगलिंग बॉन्ड्स इसके अंदर नहीं होते। कार्बन 60 अणु की आकृति सॉकर बॉल के समान होती है। इसे बकमिस्टर फुल रिंग भी कहा जाता है। इसका मीनिंग ये है कि जो कार्बन 60 होता है वो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा सॉकर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका नाम, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे अपन बकमिस्टर फुल रिंग भी कह सकते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 सदस्य 20 वलय होती है, और 5 सदस्य 12 वलय प्रेजेंट होती है। 6 सदस्य तो होती है अपने पास, मतलब जो अपने पास 6 सदस्य है वो तो है अपने पास 20 वलय। 6 सदस्य है वो तो है अपने पास कौन सी? 20 वलय। और जो 5 सदस्य है वो है अपने पास कौन सी? 12 वलय। जो हेक्सागोनल है वो तो है अपने पास 20, और जो पेंटागोनल है वो है अपने पास कितनी? 12 है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप डबल स्टार लगा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। कैटाइनेशन प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म चेन, ब्रांच एंड रिंग फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अ कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। मतलब कि ये कार्बन के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन चेन फॉर्म भी बना सकता है। जैसे कार्बन जो है ये ऐसे चेन फॉर्म भी बना सकता है, कार्बन ब्रांच भी बना सकता है, और कार्बन जो है वो रिंग भी बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन कौन सी प्रॉपर्टी? कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। मतलब ये श्रृंखला फॉर्म के अंदर है, ये ब्रांच फॉर्म में, और ये कौन सी है? रिंग फॉर्म में। कार्बन में परमाणुओं के साथ श्रृंखला बनाने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जो समूह में नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। जैसे कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, फिर सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम में, और टिन की ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर कैटाइनेशन प्रॉपर्टी जो होती है, श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आपके ये आ सकता है कि भाई एलोट्रॉप्स, कार्बन के जितने एलोट्रॉप्स है उसमें से जो डायमंड है उसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 होता है। ग्रेफाइट है उसके अंदर कौन सा होता है? sp2 होता है। ग्रेफाइट के अंदर की बात करें तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 3 तो सिग्मा बंद होते हैं, और एक कौन सा होता है? पाई बंद होता है। फुल रिंग की बात करें तो कार्बन 60 जो है उसका शेप कैसा होता है? अपने पास सॉकर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन के अंदर जो हेक्सागोनल रिंग होती है वो तो होती है 20, और जो पेंटागोनल होती है वो होती है अपने पास कितनी? 12 होती है। पेंटागोनल अपने पास कितनी होती है? 12। कैटाइनेशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये टेबल एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दे रखी है, और यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है आपके। मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया पहले से ही, मास नंबर आपको पहले से पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस के अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट रेडियस किसकी होती है? 146। मतलब अपन जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको तो अपने को याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अपने को याद करना है अपने पास डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। किसकी बात करें अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे ज्यादा 2.5 होती है, उसके बाद किसकी होगी? 1.9। किसका? लेड का। और इनकी सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनकी ऑलमोस्ट कैसी होती है? सेम होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन
जर्मेनियम और टिन, इनकी क्या होती है, सेम होती है। इनकी क्या होती है, सेम। ज्यादा किसकी होती है, ज्यादा होती है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की। उसके बाद किसकी होती है अपने पास, पीबी की, और सबसे लास्ट इन तीनों की होती है 1.8। डेंसिटी की बात करें हम, किसकी बात करें, डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो है अपने पास 11.34, इसकी फर्स्ट होती है। उसके बाद में ये सेकंड है, इसके बाद में ये थर्ड है, इसके बाद में ये फोर्थ है, और इसके बाद में ये कौन सा है, फिफ्थ है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमेशा डेंसिटी, सॉरी यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो रहा है, फर्स्ट इसकी है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, और फिर ये फोर्थ है, और फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी अपने पास, फिफ्थ आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी अपने पास, फिफ्थ। तो डेंसिटी का ऑर्डर अपने को यहाँ पे दे रखा है, सबसे ज्यादा किसकी है, लेड की, तो ये पीबी की। फिर उसके बाद में किसकी है, एसएन, टिन की। फिर उसके बाद में किसकी है, जर्मेनियम की, जीई की। उसके बाद आती है अपने पास सीधा कार्बन की, और सबसे लास्ट जो है वो आती है अपने पास सिलिकॉन की। तो ये ऑर्डर भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। डेंसिटी यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक आता है मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा आएगा अपने पास, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अपन बात करें तो जब भी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, कार्बन का, फिर किसका, सिलिकॉन का, फिर किसका, जर्मेनियम का, उसके बाद होता है लेड का, और सबसे लास्ट में आता है किसका, टिन का। तो अपन हाई ऑर्डर की बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन का। उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद आ जाएगा अपने पास सिलिकॉन का, उसके बाद आएगा अपने पास जर्मेनियम का, उसके बाद आ जाएगा अपने पास कौन सा, जर्मेनियम का। उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास पीबी, लेड का, और लास्ट के अंदर आ जाएगा अपने पास टिन का, टिन का। तो ये ऑर्डर भी आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ये गलनांक, ये कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है जिसे गलनांक बोलते हैं अपन। उसके बाद आएगा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बात करें अपन, तो ये जैसे ही सबसे हाई इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। मतलब ये तो अपन जैसे ही अपन समुद्र से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनके गलनांक हमेशा क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। गलनांक हमेशा क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। गलनांक हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी याद नहीं करोगे तो भी आपको चलेगा। तो ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पॉइंट देख लीजिए आप, एक डेंसिटी वाला पॉइंट देख लीजिए, और एक मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट देख लीजिए। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें अपन, नेक्स्ट तो ये आएगा अपने पास रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट है अपने पास ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये ऑक्साइड बना सकते हैं। ये क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड। जिसमें कौन कौन से ऑक्साइड बना सकते हैं, एक तो ये एमओ टाइप का ऑक्साइड बना सकते हैं, और एक ये बना सकते हैं MO2 टाइप का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो CO है, CO C+O2 के साथ जब भी ये रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा क्या, CO2 बना देगा। क्या बना देगा अपने पास, CO। सेम एज इट इज कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, अपने पास PbO बन सकता है अपने पास। जैसे Pb है, Pb+O2 को जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा PbO बन जाएगा, PbO बन जाएगा। इधर भी दो ले लीजिए, इधर भी दो ले लीजिए। CO जो है वो उदासीन है। CO कैसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन है। जबकि GO, जर्मेनियम ऑक्साइड है, वो हमेशा कैसा होता है, बेसिक होता है। ये तो होता है न्यूट्रल, ये तो कैसा है, न्यूट्रल है। ये वाला कौन सा है, बेसिक है। ये वाला कौन सा है, बेसिक है। SnO2 और PbO, SnO2 और PbO ये कहलाते हैं अपने पास एम्फोटेरिक कहलाते हैं। और एम्फोटेरिक मैंने आपको बताया था कि क्षार के साथ भी क्रिया कर सकते हैं और ये अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, और अपने को क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। डाइऑक्साइड की बात करें, किसकी बात करें अपन, डाइऑक्साइड की,
डाइऑक्साइड में अम्लीय प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। इसका मतलब ये है कि लेड जो है वो हमेशा PbO2 है वो हमेशा कम अम्लीय है, कम अम्लीय है ये, और ये वाला जो है ये अधिक अम्लीय है। अधिक अम्लीय है। डाइऑक्साइड में अम्लीय प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा क्या होती है, कम। अब जब कम अम्लीय है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, जब ये कम अम्लीय है तो क्षारीय कैसा होगा, अधिक। तो ये क्षारीय कैसा हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा। और ये है अधिक, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कम अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पानी की प्रतिक्रियाशीलता, मतलब रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर के अंदर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम पानी से प्रभावित नहीं होते। मतलब जो सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है और कौन सा है, कार्बन, ये हमेशा वाटर से कोई भी इफेक्ट नहीं करते। टिन भाप के साथ, मतलब एसएन, जो एसएन है वो भाप के साथ मतलब स्टीम के साथ अभिक्रिया करके डाइऑक्साइड बनाता है। स्टीम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, डाइऑक्साइड बनाता है। और कौन सी गैस को लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। लेड पर ऑक्साइड की परत के कारण पानी का असर नहीं होता। मतलब जो लेड ऑक्साइड है, लेड के ऊपर जब एक लेयर लग जाती है जिस कारण इसके ऊपर यदि अपन वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो लेड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये रहा अपने पास टिन है, टिन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, टिन डाइक्लोराइड बना देगा। कौन सा बना देगा, टिन डाइक्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, यहां से मुक्त करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट यदि बात मैं आपको समझाऊं तो एक तो इसका जो ऑर्डर है, एक तो जो अम्लीय प्रवृत्ति है कि भाई ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा अम्लीय गुण जो है वो हमेशा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अम्लीय गुण जब कम हो जाएंगे तो क्षारीय कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो CO2 आपको यदि कोई कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि CO2 कैसा है, तो CO2 जो है वो हाई एसिडिक है और लो बेसिक है। हाई एसिडिक है और कौन सा है, लो बेसिक है। अम्लीय प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। CO आपके पास न्यूट्रल है। GeO ये हमेशा बेसिक है। SnO और PbO ये हमेशा कैसा कहलाते हैं, एम्फोटेरिक कहलाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, हेलोजन के प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन। ये क्या बना सकते हैं, ये टेट्रा हैलाइड बनाते हैं। कितने हैलाइड बनाते हैं, MX4 बना सकते हैं और ये डाई हैलाइड बना सकते हैं। मतलब ये दो टाइप के बना सकते हैं। एक तो बनाते हैं ये MX4 बना सकते हैं और एक ये बना सकते हैं MX2। डाई हैलाइड बना सकते हैं और टेट्रा हैलाइड बना सकते हैं। इन हैलाइडों में केंद्रीय परमाणु, इन हैलाइडों में जो केंद्रीय परमाणु है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है तथा चतुष्फल की आकृति में होता है। मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे एग्जांपल की बात करें तो SnF4 है और ये PbF4 है। चतुष्फल के मतलब है टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल शेप के अंदर ये होता है। ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, जब भी ये बनेंगे दोनों तो ये कौन सी प्रकृति के होंगे, आयनिक प्रकृति के होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो Pb लेड टेट्रा आयोडाइड है उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द एटमोस्फियर। ये एटमोस्फियर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। कौन नहीं करता, लेड टेट्रा आयोडाइड, PbI4 नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक व ऊष्मीय स्थायित्व के आधार पर GeX2 की तुलना में GeX4 अधिक स्थायी है, जबकि PbX4 की तुलना में PbX2 अधिक स्थायी है। इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो GeX2 की तुलना में GeX4 अधिक स्थायी है। मतलब गैलियम जो है, जर्मेनियम 4 ये अधिक स्थायी है और GeX2 थोड़ा सा कम स्थायी है। लेकिन अपन लेड की बात करेंगे तो PbX4 की तुलना में PbX2 ये तो ज्यादा स्थायी होता है और PbX4 ये होता है अपने पास कम स्थायी होता है। और ये सारा जो इफेक्ट है
वो सारा इफेक्ट होता है किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये कैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा कि अब लेड की बात करें तो यहाँ पे लेड जो है वो किस में है? +2 में है, जबकि यहाँ कौन सा है? +4 में। और मैंने आपको बताया था कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो निम्न अवस्था के अंदर +2 के अंदर ये लेड ज्यादा स्थायित्व शो करता है, जबकि लेड +4 के अंदर कम स्थायित्व शो करता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता, लेकिन SiCl4 का हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन में खाली d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास कि जो CCl4 है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, जबकि SiCl4 हाइड्रोलाइज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जबकि CCl4 के अंदर d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। ये सारे एक एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारा जो मटेरियल है वो एनसीईआरटी बुक के अंदर से लिया गया है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति जब भी क्रियाशीलता होगी, समूह के सभी तत्व हाइड्राइड बनाते हैं। कार्बन कई हाइड्राइड बनाता है, कार्बन कई भी हाइड्राइड, बहुत सारे हाइड्राइड बना सकता है। जैसे हाइड्रोकार्बन है, अपन ये बात करें कि कार्बन को जब अपन H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमेशा क्या बन सकता है अपने पास? CH4 बन सकता है। क्या बन सकता है अपने को? CH4, जिसे अपन मीथेन बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मीथेन। CH4 हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास कार्बन का असमान व्यवहार, मतलब एनोमलस बिहेवियर। कार्बन क्यों अपने ग्रुप के साथ एनोमलस बिहेवियर करता है, उसके भी 4 रीजन है। फर्स्ट रीजन की बात करें अपन तो इसका साइज जो होना है वो बहुत ही छोटा होता है। इसका साइज कैसा होता है? बहुत ही छोटा। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये टिन और ये लेड, इसका साइज तो है इतना सा, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, और इसका साइज कितना होता है? इतना बड़ा होता है। तो कार्बन का परमाणु आकार छोटा होगा। परमाणु का आकार छोटा होने के कारण एक तो ये अपने एनोमलस बिहेवियर शो करता है। दूसरा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और एक आती है अपने पास कौन सी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। ये 4 रीजन ऐसे हैं जिस कारण कार्बन जो है अपने समूह के अंदर सबसे भिन्नता दर्शाता है। पहला रीजन ये था, छोटा परमाणु आकार, स्मॉल एटॉमिक साइज है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड है डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और फोर्थ है अपने पास उच्च संकलन प्रवृत्ति, मतलब कार्बन के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा श्रृंखलाएं बना सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है अपने पास कार्बन महत्वपूर्ण यौगिक के अंदर एक आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह एक बहुत जहरीली गैस जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है ये? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो एक बहुत ही जहरीली है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से 300 गुना
अधिक स्थिर होती है, जहरीली है, और 300 गुना मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा ये 300 गुना क्या है, ज्यादा स्टेबल होती है। सेकंड पॉइंट है औद्योगिक रूप से कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जा सकता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को बनानी है तो जो कोक है अपने पास उसके ऊपर जो भाप जो है उसको प्रवाहित करके बनाया जा सकता है। जैसे CO, इस प्रकार CO तथा H2 का प्राप्त मिश्रण जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोल सकते हैं, या अपन संश्लेषण गैस बोल सकते हैं। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कार्बन की बात करें, कार्बन प्लस इसकी रिएक्शन करवाई जाए स्टीम के साथ, ये आ गया अपने पास स्टीम, वाटर आ गया। इसकी जब भी रिएक्शन करवाई जाएगी तो अपने पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा अपने पास CO बनेगा, प्लस एक बनेगा अपने पास कौन सा, H2। कौन सा बनेगा, H2 बनेगा। ये अपने पास सॉलिड फॉर्म में होती है, ये अपने पास गैस फॉर्म में होती है, ये भी अपने पास गैस फॉर्म में है, और ये भी अपने पास कौन सा है, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। और ये जो है ना, इसको अपन वाटर गैस या अपन इसको संश्लेषण गैस भी कहा जा सकता है। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब CO और H2 का प्राप्त मिश्रण जो होता है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को वाटर गैस या अपन बोल सकते हैं कौन सी, संश्लेषण गैस भी कहा जा सकता है। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट की बात करें अपन कि कार्बन को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, कार्बन को ये मेरे पास ले लिया अपन ने, कार्बन ले लिया, कार्बन और अपने पास ले लिया नाइट्रोजन, कार्बन ले लिया अपन ने और इसके साथ नाइट्रोजन, और अपन ऑक्सीजन के साथ यदि इसको हीट करें, ऑक्सीजन के साथ अपन इसको गर्म करें, इसका टेम्परेचर की बात करें अपन तो इसमें करीबन अप्रोक्स अपने को 1273 केल्विन जो है, 1273 केल्विन के अप्रोक्स अपन इसको रख सकते हैं। और अपने को जो मिक्सचर मिलेगा उस मिक्सचर में एक तो CO आएगी और एक आ जाएगी अपने पास, एक तो अपने पास CO आ जाएगी और एक आ जाएगी अपने पास N2 आ जाएगी। एक तो आ जाएगी अपने पास CO आ जाएगी और एक अपने पास कौन सी आ जाएगी, N2 आ जाएगी। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो अपने को प्राप्त होगा, इसे अपन प्रोड्यूसर गैस भी बोल सकते हैं। और इस वाला जो मिक्सचर है, इस वाला जो मिश्रण है, इस गैस को अपन कौन सी गैस बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर। इस गैस को अपन कौन सी गैस बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोल सकते हैं। कौन सी गैस बोल सकते हैं इसको, प्रोड्यूसर गैस बोल सकते हैं। इसमें अपन कार्बन, अपन इसको कितना, कार्बन की बात करें तो कार्बन को अपने को 2 लेना है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करें तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो इसमें ये तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कौन सा हो जाएगा, 4। ये सारा जो सब कुछ है ये तो रहेगा अपने पास सॉलिड फॉर्म में, ये रह जाएगा अपने पास गैस फॉर्म में, ये रह जाएगा अपने पास गैस फॉर्म में, इधर भी अपने पास गैस फॉर्म में, और ये भी अपने पास है गैस फॉर्म में। तो ये जो बनने वाला जो CO और N2 का जो मिश्रण है, उस मिश्रण को अपन बोलते हैं कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। इस मिश्रण को अपन बोलते हैं कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। इसमें भी यदि आप टेम्परेचर देखें तो इसमें 473 से 1273 केल्विन तक टेम्परेचर को रखा जा सकता है। तो यहां से भी एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछे वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बता देना है मिक्सचर किसका, CO प्लस H2 का तो कहलाता है वाटर गैस या संश्लेषण गैस, और CO प्लस N2 जो है उसे अपन बोलते हैं कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। कौन सी बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर गैस। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक आती है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी आती है अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक ग्रीन गैस है। इसके ठोस रूप को ड्राई आइस भी कहा जाता है। इसके ठोस रूप को क्या कहा जाता है अपने पास, ड्राई आइस कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। ठोस रूप को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। जैसे मीथेन है CH4, उसको यदि मैं ऑक्सीजन के साथ हीट करूं, है ना, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया जाए तो एक तो CO2 मिल जाएगा अपने पास, एक H2O मिल जाएगा, और अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिल जाएगी अपने को, एनर्जी मिलेगी। बैलेंस करने की बात आए तो इसको यहाँ पर 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी अपने पास कितना आ जाएगा, 2। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये। तो इसका मतलब CO2 अपन है। मीथेन को जलाकर भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण है किया जाए। बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन अभी अपन ने
इसी एक रिएक्शन के साथ देखेंगे। एक आएगी अपने पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कौन सी आएगी अपने पास? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे SiO2 बोलते हैं, SiO2। ये क्वार्ट्ज का एक शुद्ध रूप है। आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्वार्ट्ज का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, क्वार्ट्ज का सबसे शुद्ध रूप, वैसा का वैसा अपने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि जो कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है उसे उसका क्या नाम है? वो है अपने पास फ्लोरीन। सेम टू सेम सिलिकॉन का जो शुद्ध रूप है ना, वो है अपने पास, सॉरी, क्वार्ट्ज का एक शुद्ध रूप है SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सामान्यतः अपन क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। सामान्यतः अपन इसको क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। SiO2 की त्रिविमीय संरचना, सिलिका अपने सामान्य रूप से अति उच्च SI बॉन्ड, कौन से बंध होते हैं इसमें? सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध एंथैल्पी होने के कारण अक्रियाशील होते हैं। हालांकि HF तथा NaOH के साथ क्रिया कर सकता है। मतलब SiO2 जो है ना, वो NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2SiO3 दे सकता है, और वही SiO2 HF के साथ रिएक्शन करके HiF4 दे सकता है, HiF4 दे सकता है। तो इस प्रकार ये जो सिलिकॉन जो है वो भी अपन इसको समझ सकते हैं। सिलिकॉन का यदि मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊं ना, तो जैसे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन पे कितने ऑक्सीजन है? SiO2 की बात करें अपन, ये Si, तो ये अपने पास ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये इस प्रकार, तो ये इस प्रकार जो होता है ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है अपने पास। नेक्स्ट आता है अपने पास ये अपने पास सिलिका का है, ये अपने पास किसका? SiO2, सॉरी, सिलिकॉन का है। अभी आएगा अपने पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है ये, और अपने पास अभी जो आएगा वो आएगा सिलिकॉन का। किसका आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है। ऑर्गेनो सिलिकॉन एक क्या है अपने पास? पॉलीमर। पॉलीमर क्या है अपने पास? पॉलीमर। और पॉलीमर आपको पता ही होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर यदि कोई बड़ी श्रृंखला बनती है तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा? पॉलीमर। ये दोहराई जाने वाली इकाई है, दोहराई जाने वाली R2SiO2, ये दोहराई जाने वाली इकाई है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यदि मैं आपको सिलिकॉन का निर्माण करके बताऊं तो अपने पास ये हो जाएगा Si, ऊपर आ जाएगा अपने पास CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा अपने पास OH। एक यूनिट और ले ले अपन, Si, यहां CH3, यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा अपने पास OH, यहां आ जाएगा अपने पास CH3, और यहां आ जाएगा अपने पास OH। सेम टू सेम एक इकाई अपन ये भी ले लेते हैं, यहां आ जाएगा अपने पास OH, यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा CH3, और यहां आ जाएगा अपने पास OH। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है? बाहर निकालना है। इसमें से अपने को क्या करना है? -H2 करना है। किससे करना है? बहुलीकरण से। बहुलीकरण, बहुलीकरण को बोलते हैं अपन कौन सा? पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण को बोलते हैं अपन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? यहां से ये ले लिया, यहां से ये निकाल दिया, इधर से भी अपन ने ये ले लिया, और यहां से अपन ने ये निकाल दिया। इन सारी यूनिट को क्या करना है? जोड़ना तो है ना। इन सारी यूनिट को क्या करना है? अपने को आपस में जोड़ना है। ये सारी इसकी कौन सी कहलाती है? मोनोमर यूनिट कहलाती है। कौन सी यूनिट कहलाती है? ये अपने पास मोनोमर यूनिट कहलाती है। अब ये जब जुड़ेगा तो ये बनेगा Si, यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा? CH3, इधर आ जाएगा अपने पास ऑक्सीजन, इधर भी अपने पास कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी अपने पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। और यहां अपन बात करें तो ये आ जाएगा सिलिकॉन, ये आ जाएगा अपने पास CH3, ये आ जाएगा अपने पास CH3, और यहां से अपन बॉन्ड ओपन कर देंगे। इस बॉन्ड को भी अपन यहां से क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी मोनोमर यूनिट कहलाती है। इसके यहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? N, और इसे अपन बोलते हैं कौन सा? सिलिकॉन। इसे क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कहा जाता है।
ये सारी इसकी कौन सी यूनिट है? मोनोमर यूनिट है। मोनोमर, बहुत सारी मोनोमर यूनिट बनके क्या बन गया? पॉलीमर। मोनोमर यूनिट को बोलते हैं एकलक इकाई, एकलक इकाइयां। बहुत सारी एकलक इकाइयां बनके क्या बनाती है अपने पास? पॉलीमर बनाती है। बहुत सारी एकलक इकाइयां मिलकर क्या बनाती है अपने पास? पॉलीमर बनाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलिकॉन वाला जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। एक आता है जियोलाइट्स। जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट का मतलब होता है यदि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के त्रिविमक जालक में कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, मतलब कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसका जो त्रिविमक जालक होता है उसमें सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम, सिलिकॉन परमाणु की जगह क्या आ जाएंगे? एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं। तो उसे अपन बोलते हैं कौन सा? एल्यूमिनो सिलिकेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट। त्रिविमक जालक में कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम परमाणु द्वारा क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। सिलिकॉन तो बाहर चला जाएगा कुछ और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। और उस वो जो त्रिविमक जालक बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? जियोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जियोलाइट। जिस पर एक ऋणावेश होता है, जिस पर एक क्या होता है? ऋणावेश। Na+, K+, Ca2+ आदि धनायन इस ऋणावेश को संतुलित कर सकते हैं। सोडियम कर सकता है, पोटेशियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है। उदाहरण की बात करें तो एक फेल्डस्पार है और एक जियोलाइट, ये दो एग्जांपल अपन ने पढ़ी रहे। उदाहरण की बात करें JSM5 एक जियोलाइट है, जियोलाइट का प्रकार है, का उपयोग अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। मतलब कि पेट्रोल को जो साफ करना है उस प्रोसेस के अंदर अपन किसका यूज कर सकते हैं? ZSM5 का। एक आएगा अपने पास कठोर जल के मृदुकरण में काम आने वाले आयन विनिमय रेजिन द्वारा भी बनाया जा सकता है। मतलब कठोर जल को यदि सॉफ्ट करना है, हार्ड वाटर को यदि सॉफ्ट वाटर करना है तो भी अपन जियोलाइट का यूज किया जा सकता है। जियोलाइट का यूज किया जा सकता है आयन विनिमय रेजिन द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, आज की क्लास के अंदर अपन ने जो पढ़ा है वो 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट पढ़े हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टीन, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसा कि आप इस मेरे पीछे थंबनेल में देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी का जो विज्ञान वाला पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन है? जो विज्ञान वाला पोर्शन है कक्षा 6 से 10 के लिए, कक्षा 6 से 10 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड जीजीडी की एक बुक मार्केट में आ चुकी है, वो आप जरूर पढ़िए, उसको जरूर परचेज कीजिए। उसके अंदर बहुत सारा अच्छा कंटेंट है और ये उन सभी तमाम भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है जिसके अंदर साइंस वाला पोर्शन आ रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।